हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यानी कि व्यवसायिक नियमन रूपरेखा ये आप लोग का चल रहा था, जिसमें मैंने आप लोग को 10 चैप्टर तक पढ़ाया था, जिसमें लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था सहयोगिक अथवा संभाव्य अनुबंध। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर, अनुबंधों का निष्पादन तथा भुगतानों का विनियोजन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ये चैप्टर आज आप लोग का होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। अनुबंधों का निष्पादन। हमने ये तो समझ लिया कि अनुबंध क्या होता है, किस तरह से बनता है एक अनुबंध, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कौन से पक्षकार हैं जो अनुबंध कर सकते हैं, कौन पक्षकार अनुबंध नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हमने सारी चीजें डिटेल में पढ़ ली। अब हम ये पढ़ेंगे कि अनुबंधों का निष्पादन, जो कि लास्ट में आपका रहेगा कि अनुबंधों की समाप्त हो जाना है, निष्पादन हो जाना है। इसके नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा आपका अनुबंधों की समाप्ति, तो उसमें एक जो है अनुबंध का निष्पादन करना भी एक तरीका होता है, एक विधि होती है अनुबंध की समाप्ति की। तो आज के चैप्टर में अनुबंधों का निष्पादन। सबसे पहले समझते हैं कि निष्पादन का आशय क्या है, मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस। तो जब जो पक्षकार होते हैं, आपको पता ही होगा, दो या दो से अधिक पक्षकार होते हैं। किसी भी अनुबंध को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एक अकेला व्यक्ति क्या होगा, अनुबंध नहीं कर सकता। दो या दो से अधिक पक्षकारों की आवश्यकता होती है अनुबंध को करने के लिए। तो जब दो या दो से अधिक पक्षकार अपने अपने जो भी वचन होते हैं, ठहराव होता है, आपको पता ही होगा, प्रस्ताव एक व्यक्ति रखता है, दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकृत करता है, तो वो वचन बन जाता है। जब दोनों ही पक्षकार अपने वचनों को पूरा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो निष्पादन कहलाता है, परफॉर्मेंस कहलाती है। यानी कि जो भी कार्य उन्हें करना था वो उन्होंने कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, जो भी अनुबंध है, जो भी वचन है, उसका निष्पादन करना कहलाएगा। हम भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार बात करें तो डेफिनेशन उसमें दे रखी है कि अनुबंध के पक्षकारों द्वारा अपने अपने वचनों को निष्पादन करना चाहिए अथवा निष्पादन करने के लिए प्रस्ताव करना चाहिए, जब तक कि अनुबंध अधिनियम की व्यवस्थाओं द्वारा अथवा अन्य राज्य नियम के प्रभाव से निष्पादन से मुक्ति ना मिल गई हो। यानी कि अनुबंध अधिनियम जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो अनुबंध के पक्षकार होते हैं वो अपने वचनों को निष्पादन करें और निष्पादन करने के लिए प्रस्ताव करना चाहिए कि हमने जो भी, जिस भी विषय में, जो भी उनका जो था निष्पादन की वस्तु दायित्व, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जो आपस में अनुबंध किया था उसको वो पूरा कर दे। जब तक कि जो अनुबंध अधिनियम की व्यवस्थाएं, जैसे कि वो अनुबंध व्यर्थ ना हो, व्यर्थनीय ना हो, आरंभ से व्यर्थ ना हो, इसको मैंने पहले चैप्टर आप लोग को पढ़ाया है, या स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना हो, इस तरह का कोई अगर अनुबंध नहीं है तो उनका जो भी निष्पादन है वो कर दें। अब पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्मेंस और इफेक्ट टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव promises unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of this act or any other law। हो जाता है निष्पादन का आशय। अब समझ लेते हैं कि अनुबंधों का निष्पादन जो होता है उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें सम्मिलित होती हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आ जाएगा, निष्पादन के संबंध में पक्षकारों का उत्तरदायित्व। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज रिगार्ड टू परफॉर्मेंस। जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, जो भी चीजें आ रही हैं, तो उसके संबंध में जो पक्षकार होते हैं उनका दायित्व। तो दायित्व क्या होता है, ये तो दायित्व होगा कि जो वचन उन्होंने लिया है, जो प्रॉमिस उन्होंने एक दूसरे से किया है, उस प्रॉमिस को वो पूरा कर दे। हाँ, इसमें कुछ अपवाद भी ऐसे हो जाते हैं कि ऐसे वचन के निष्पादन के पूर्व किसी पक्षकार जो है, जैसे पक्षकार ने वचन दिया था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके वचन का निष्पादन जो होगा वो उसके जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा किया जाएगा, अगर इसमें कोई अन्य बात ना कही गई होगी तब। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले हम कि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, एक निश्चित तिथि जो थी उसमें 3,000 रुपये का माल बेचने का वचन दिया था राम ने श्याम को, लेकिन राम की क्या होती है, उस तिथि से पहले ही क्या होगा, मृत्यु हो जाती है। तो जो प्रतिनिधि होंगे राम के, वो उस 3,000 रुपये का माल जो होगा, जो श्याम होगा, उसको देने के लिए क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ पर किसका उत्तरदायित्व बन जाता है, उसके प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व बन जाता है, इन केस कि अगर राम की मृत्यु हो जाती है। तो ये हो जाता है उत्तरदायित्व जो निष्पादन के संबंध पक्षकार हैं उनका। तो इसी में ही कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जब वचनदाता जो है वो निष्पादन से मुक्त भी हो जाता है। कौन सी हो जाएंगी, जब ये ठहराव जो होगा वो व्यर्थ हो जाएगा, अनुबंध व्यर्थनीय हो जाएगा। तो ये व्यर्थ क्या होता है, व्यर्थनीय क्या होता है, सबसे पहले ही मैंने वीडियो डाली थी, इसमें आप लोग को डिटेल में समझा दिया था कि ये बार बार शब्द जो होंगे ये आपके बार बार रिपीट होंगे, तो आपको इनकी डिफिनेशन या इनके इनकार अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको ये सारे वर्ड्स को डिटेल में समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने पहले ही समझाया था कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, स्पेशली लॉ की अगर हम बात करें, किसी भी तरह का लॉ आप पढ़ रहे हैं तो उसकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, वो वर्ड्स उसके बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट इसमें है, जब वचनदाता पूर्ण रूप से अपने वचन का निष्पादन करने से इनकार कर देता है, यानी कि वचनदाता स्वयं ही इनकार कर देगा कि मैं इस प्रॉमिस को पूरा नहीं करूंगा, या फिर वचन ग्रहीता तीसरे पक्षकार से वचन का निष्पादन स्वीकार कर लेता है, तो वचनदाता को अपने वचन के निष्पादन से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि अगर प्रति प्रस्ताव हो रहा है या किसी तरह का प्रतिवचन दिया जा रहा है, प्रति प्रस्ताव के बारे में मैंने आपको समझाया था कि जो प्रस्ताव आपने सामने वाले व्यक्ति के सम्मुख रखा, उस व्यक्ति ने उसके बदले में दूसरा प्रस्ताव आपके सामने रख दिया, तो वो हो जाता है प्रति प्रस्ताव। फिर आ जाता है पारस्परिक
वचनों की दशा में यदि वचन ग्रहीता अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार एवं उत्सुक न हो। यहाँ पर जो वचन ग्रहीता है वो नहीं चाह रहा है अपने वचन को पूरा करना, तो वहां पर ऐसी दशा में क्या होगा, जो वचनदाता होगा स्वतः ही अपने वचन के निष्पादन से मुक्त हो जाता है। जब वचन ग्रहीता ने कह दिया वचन पूरा नहीं करना चाहूंगा, मैं अपने जो भी अनुबंध किया था, जो भी ठहराव किया था उसे पूरा नहीं करना चाहता हूँ या प्रवर्तनीय नहीं कराना चाहता हूँ, तो दूसरा व्यक्ति भी क्या होता है, अपने वचन से स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। ये तो हो गया निष्पादन के संबंध में जो पक्षकार होते हैं उनका उत्तरदायित्व। अब नेक्स्ट स्कीम में आएगा पॉइंट आपका, निष्पादन की मांग कौन कर सकता है, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, यानी कि जो निष्पादन करना है तो कौन व्यक्ति है कि मांग करेगा कि जो भी आपने वचन दिया था या जो भी आपने अनुबंध की सामग्री थी या जो भी रीजन रहा है उसको पूरा करना। तो अनुबंध के जो पक्षकार होते हैं वही अनुबंध के निष्पादन की मांग भी कर सकते हैं, कोई और व्यक्ति अनुबंध के निष्पादन की मांग नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जो तीसरा पक्षकार होता है वो भी अनुबंध के निष्पादन की मांग कर सकता है। तो कौन सी हो जाएंगी परिस्थितियां, पहली हो जाती है पारिवारिक समझौते, फैमिली सेटलमेंट। जब परिवार के सदस्यों के बीच किसी तरह का विवाद हो रहा होता है तो उसमें कोई समझौता होगा तो कोई परिवार का अन्य सदस्य भी उसके निष्पादन की मांग को कर सकता है। फिर आ जाता है अवरोध का सिद्धांत लागू होने पर। तो अवरोध का सिद्धांत में क्या रहता है कि अगर कोई पक्षकार, तीसरा पक्षकार है, अपने आचरण से या अपनी जो है बातों द्वारा, शब्दों द्वारा तीसरे पक्षकार को विश्वास दिलाता है कि अनुबंध का निष्पादन की मांग करने का अधिकार उसके पास है, तो ऐसी दशा में तीसरा पक्षकार भी अनुबंध के निष्पादन की मांग को कर सकता है। फिर आ जाता है ट्रस्ट की दशा में। इन केस ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट का लाभकारी है यानी कि जिसको ट्रस्ट से कोई हित मिल रहा है वो व्यक्ति भी अनुबंध का सीधा हिस्सा न होते हुए भी क्या करेगा, अनुबंध के निष्पादन की मांग को कर सकता है। बंटवारे के लाभकारी पक्षकार, बेनिफिशियरी ऑन ए पार्टीशन, यानी कि जो पारिवारिक संपत्ति होती है उसका बंटवारा होता है, तो यहाँ पर जो अगर कोई ऐसा पक्षकार है कि जिसको कि उससे कुछ राशि मिलनी है, डायरेक्टली उसका नहीं भी अनुबंध है तब भी उसको अगर उससे कोई राशि मिलनी है तो वो भी उसकी जो है बंटवारे की मांग को कर सकता है, यानी कि अनुबंध के निष्पादन की मांग को कर सकता है। तीसरे पक्षकार को अधिकार हस्तांतरण की दशा में, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट टू थर्ड पार्टी, यानी कि तीसरा पक्षकार है जिसको किसी तरह का अधिकार मिलना है उस अनुबंध के होने से, तो वो भी डिमांड कर सकता है उस अनुबंध के निष्पादन की। तो ये हो जाते हैं कि वो कौन से ऐसे व्यक्ति है जो निष्पादन की मांग कर सकते हैं। पक्षकार के अलावा जो दो पक्षकार होते हैं उनके अलावा कौन से ऐसी कंडीशन है जिसमें कि कोई तीसरा पक्षकार भी अनुबंध के निष्पादन की मांग को कर सकता है। फिर आ जाता है निष्पादन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। तो सबसे पहले तो यही चीज़ आ जाती है कि जो दो पक्षकार होते हैं वो ही आपस में जो भी उन्होंने निष्पादन का या जो भी वचन दिया होता है उसको पूरा करने का या उसका निष्पादन करने का अधिकार रखते हैं या उत्तरदायित्व रखते हैं। लेकिन जो आपके अनुबंध अधिनियम उसमें क्या डेफिनेशन दे रखी है, जब पक्षकारों का अभिप्राय या हो कि वचन का निष्पादन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाए तो ऐसी स्थिति में वचनदाता द्वारा ही वचन का निष्पादन किया जाना चाहिए। अन्य दशा में वचनदाता या उसका प्रतिनिधि किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को वचन के निष्पादन का अधिकार दे सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ रही है, अगर अनुबंध में लिखा गया है या अनुबंध में आपस में डिसाइड हुआ है कि कोई तीसरा पक्षकार को भी दिया जा सकता है उसके वचन के निष्पादन का अधिकार, तो वहाँ पर वो भी क्या होगा, पूरी तरह से वैध होता है। तो जो डिफिनेशन थी इसमें क्या नियम बताए गए हैं कि यदि व्यक्तिगत योग्यता निपुणता वाला अनुबंध है तो उसका निष्पादन केवल वचनदाता द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि जैसे कोई अगर पेंटर है, आपने उस पेंटर के साथ जो है कोई अनुबंध किया था कि आप वो आपकी पेंटिंग बनाएगा, इसके बदले आप उसको इतनी धनराशि देंगे, तो क्योंकि एक पेंटिंग का काम करना क्या होता है, कोई एक्सपर्ट जो कि अच्छे से चित्रकला का ज्ञान रखता हो, जो पेंटिंग्स को बना सकता हो, उसी के द्वारा किया जा सकता है, तो वो स्वयं ही उसका निष्पादन भी करेगा। यानी कि उसने अगर आपसे जो है अनुबंध किया, आपसे ठहराव किया है कि वो आपकी पेंटिंग बनाएगा, तो वो व्यक्ति स्वयं ही आपकी पेंटिंग को बनाएगा और उसको वो किसी दूसरे पर टाल नहीं सकता है, दूसरे के द्वारा निष्पादन उसका नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ऐसा अनुबंध जिसमें व्यक्तिगत योग्यता या निपुणता की आवश्यकता नहीं होती है तो उसका निष्पादन वचनदाता द्वारा या उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। ये कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जिसमें कोई एक्सपर्टीज की आवश्यकता नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उसका निष्पादन कर सकता है। नेक्स्ट है यदि वचन ग्रहीता द्वारा किसी तीसरे पक्षकार से वचन का निष्पादन स्वीकार कर लिया जाता है तो बाद में वह वचनदाता को वचन का निष्पादन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यानी कि जो वचन ग्रहीता है उसने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ उसके बदले में जो मेन दो आपस में लोग अनुबंध कर रहे थे उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसका निष्पादन करेगा, तो बाद में वचनदाता को वचन का निष्पादन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे दो व्यक्ति हैं, आपने से दूसरे व्यक्ति ने ये अनुबंध किया है कि आप जब उस स्थान पर जाएंगे, सपोज कर लीजिए किसी प्लेस पर आप जा रहे हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर आप जा रहे हैं घूमने के लिए, आपने उस व्यक्ति के साथ अनुबंध किया है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो वो व्यक्ति आपको पूरा उस जगह को घुमाएगा या उस पूरी जगह का टूर देगा। लेकिन वहाँ पर वो व्यक्ति आपसे कहता है कि मेरे बदले दूसरा व्यक्ति जो है वो आपको लेकर के जाएगा, और आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वो तीसरा व्यक्ति जो है वो आपको पूरा जो है टूर कराएगा।
जाएगा। तो आप बाद में ये बात नहीं उठा सकते या ये बात नहीं कह सकते कि नहीं, आप ही जिससे मैंने डायरेक्ट पहले अनुबंध किया था वही आपको पूरा टूर कराए, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि हाँ, तीसरे व्यक्ति के साथ आप जाने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब ये सिंपल से वर्ड्स में अगर मैं आप लोग को समझाऊं तो इसका अर्थ ये हो जाएगा। फिर आ जाता है, यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई वचन देते हैं तो उन सभी वचन देने वाले व्यक्तियों को संयुक्त वचनदाता तथा ऐसे वचन को संयुक्त वचन कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी कुछ नियम दे रखे हैं, यानी कि जब कोई अनुबंध इस तरह का हो रहा है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षकार हैं, मिल करके एक तरफ एक प्रस्तावक होता है, एक स्वीकारकर्ता होता है। यदि प्रस्ताव करने वालों की तरफ से दो या दो से अधिक लोग हैं या फिर स्वीकारकर्ता की तरफ से दो या दो से अधिक लोग हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। संयुक्त रूप में जब किया जा रहा है तो उसके संबंध में कुछ नियम होते हैं कि कुछ कंडीशंस में जो संयुक्त वचनदाताओं का दायित्व होता है, कहीं पर किसी एक का दायित्व होता है। तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का अनुबंध किया गया है, उस अनुबंध में कंडीशंस कौन सी रखी गई हैं। तो ये हो जाती हैं निष्पादन किसके द्वारा किया जाना चाहिए उससे संबंधित कुछ नियम। अब इसके नेक्स्ट हम देख लेते हैं निष्पादन के लिए समय तथा स्थान, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। तो हमने ये तो पता कर लिया कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या नियम है इसके संबंध में, अब किस समय पर किया जाना चाहिए। तो समय के संबंध में ये कहा गया है कि वचन के निष्पादन के समय तथा स्थान का निर्देश दिया गया हो तो पक्षकारों को चाहिए कि जो वचन का निर्देश रखा गया, निर्देश टाइम या फिर समय, उसी टाइम अवधि में ही पूरा करें। अगर कोई निर्देश समय नहीं दिया गया है तो जो भी उचित अवधि होती है वो लागू की जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है पारस्परिक वचनों का निष्पादन, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अगर इस तरह का कोई रखा गया है अनुबंध, इस तरह से किया गया है कि जो वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल है वो क्या कहलाते हैं, आपके पारस्परिक वचन कहलाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर क्या होता है कि द्विपक्षीय अनुबंध की स्थिति बन जाती है, तो यहाँ पर दोनों पक्षकारों को अपना वचन पूरा करना होता है। तो ऐसी दिशा में कुछ नियम है, तो क्या नियम हो जाएंगे, पहला हो जाएगा इसमें आपका पारस्परिक तथा एक साथ निष्पादित वचन, म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रोमिसेस। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दोनों जो वचन होंगे, दोनों का निष्पादन के जो वचन ग्रहीता है वचनदाता है, दोनों ने ही आपस में किया होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों को ही अपना जो भी वचन है उसका निष्पादन साथ में करना होता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति, एक पक्षकार ये कहता है कि अपना वचन का निष्पादन अभी नहीं करेगा तो दूसरे पक्षकार भी अपने वचन का निष्पादन नहीं करता। फिर आ जाता है शर्तपूर्ण अथवा आश्रित वचन, कंडीशनल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस। अगर ऐसे अनुबंध किया गया है जो एक पक्षकार द्वारा वचन को निष्पादित दूसरे पक्षकार के वचन के निष्पादन पर ही आधारित होगा, या कोई शर्त है इस तरह की, तो वहां पर भी जब तक वो दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा तब तक सामने वाला व्यक्ति को भी अपने वचन का निष्पादन नहीं करता। फिर आ जाता है कुछ ऐसे वचन होते हैं जो पारस्परिक के साथ स्वतंत्र भी होते हैं, प्रॉमिस फ्री विद रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर कहने मतलब ये है कि अगर यहाँ पर दोनों पक्षकार फ्री हैं, यानी फिर एक पक्षकार फ्री है कि आप वो जब चाहे अपने वचन का निष्पादन कर सकता है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में दूसरा व्यक्ति अपने वचन का निष्पादन आसानी से कर सकता है बिना प्रतीक्षा किए कि सामने वाला व्यक्ति अपने वचन का निष्पादन करे। फिर आ जाता है असंभव कार्य के लिए पारस्परिक वचन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस फॉर इम्पॉसिबल एक्ट। अगर किसी ऐसे कार्य के लिए जो है वचन दिया जा रहा है जो कि असंभव है, तो इस तरह के अनुमान आपको पता ही है आराम से ही व्यर्थ होते हैं, तो यहाँ पर बात ही समाप्त हो जाती है उसको प्रतिनिधि कराने की या उसका निष्पादन करने की। फिर आ जाता है वैध अथवा अवैध कार्य के लिए पारस्परिक वचन, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड इलीगल। तो ऐसी स्थिति जब होगी कि जो एक कार्य क्या होगा, वैध होगा, दूसरा जो कार्य जो है या फिर जो वचन दिया गया वो अवैध है। तो जो वैध है उसको तो प्रयत्न नहीं कराया जा सकता, लेकिन जो अवैध होगा वो प्रयत्न नहीं कराया जा सकता या फिर उसका वचन का निष्पादन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आरंभ से ही अवैध हो जाएगा। फिर आ जाता है वैकल्पिक वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो, अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो वचन किया गया है आपस में एक दूसरे के साथ, जो वचन जो दिया गया है उसकी एक शाखा जो है वो वैध है और दूसरी शाखा जो है वो अवैध है। तो जो शाखा वैध होगी सिर्फ उसको प्रयत्न नहीं कराया जाएगा, जो अवैध उसको प्रयत्न नहीं कराया जाएगा। तो ये हो जाता है कि पारस्परिक वचनों का निष्पादन किस तरह से किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है भुगतानों का विनियोजन, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो इसमें क्या आएगा, इसमें रहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको ऋणी है, उसके ऊपर एक से ज़्यादा ऋणों का भार है, अगर वो उसके लिए कोई भी राशि चुका रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये आएगा कि किस ऋण के लिए उत्तरदायी माना। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति से कई लोन ले रखे हैं, तो अगर आप उसको वापस कर रहे हैं उस पैसे को, या जो भी लोन लिया था उसको, उसके कुछ पार्ट आप वापस कर रहे हैं, कुछ धनराशि वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि किस वाले लोन के लिए माना जाए कि आपने उस धनराशि को वापस किया था। उससे संबंधित यहाँ पर ये पॉइंट आपका कह रहा है कि भुगतानों का नियोजन, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर कई तरह के नियम आ जाते हैं। जो पहला आ जाएगा उसमें ये रहेगा कि जब कोई ऋणी ऋणदाता को स्पष्ट या गर्भित निर्देश के साथ ऋण का भुगतान करता है और यदि ऋणदाता ऋण को स्वीकार कर लेता है तो उसका कर्तव्य हो जाएगा कि वह ऋणी के निर्देश के अनुसार ही भुगतान का नियोजन करे। यानी कि अगर उसने जो है स्पष्ट रूप से कहा है या फिर गर्भित रूप से कहा है और सामने वाले ऋणदाता ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वो इस ऋण के लिए ही उसकी पूर्ति को मान रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, भुगतान का नियोजन मान लिया जाएगा।
दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि जो ऋणी होगा उसने कोई रकम का भुगतान किया है, उसने रकम का भुगतान करते समय जो ऋणदाता होगा उससे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए होंगे, तो वहां पर जो परिस्थितियां इस तरह की उत्पन्न हो रही हैं तो वहां पर डिपेंड करता है कि जो ऋणदाता होगा उस रकम का भुगतान का नियोजन किसी भी वैध ऋण के लिए मान सकता है, उसके पर डिपेंड करता है। किया जाता है जब ऋणी या ऋणदाता में से कोई भी पक्षकार भुगतान का नियोजन नहीं करता तो ऋण के भुगतान का नियोजन समय के क्रम से किया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि अगर किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही गई है तो जिस तरह से लिया गया था, जैसे कि जो ऋण सबसे पहले दिया गया होगा तो जो भुगतान किया जाएगा तो उसके संबंध में ही माना जाएगा कि जो ऋण सबसे पहले दिया उसका ही भुगतान किया गया, उसे ही चुकाया गया है। तो ये हो जाते हैं भुगतानों का नियोजन। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो अनुबंध होते हैं उसके निष्पादन से संबंधित इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट्स थे जिसमें कि जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अनुबंधों की समाप्ति, डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, किस तरह से अनुबंधों को समाप्त किया जाता है। आपने ये तो पढ़ लिया अनुबंध को शुरू कैसे किया जाता है, किस तरह अनुबंध बनता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि अनुबंधों की समाप्ति कैसे की जाती है। इसके कई तरीके होते हैं, निष्पादन द्वारा होता है, आपसे सहमति से होता है, खंडन द्वारा होता है, बहुत से तरीके हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।